हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे आज हम स्टैंडर्ड 8 का सेकंड चैप्टर जो कि है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये पूरा चैप्टर सिर्फ 1.5 घंटे में देखने वाले हैं, जिसमें विद एक्सप्लेनेशन सारे तीनों के तीनों प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करने जा रहे हैं. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड. हियर वी आर गोइंग टू लर्न सेकंड चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 8, दैट इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. सो तो अभी इसमें अपने को सबसे पहले दो कंसेप्ट सीखने हैं. दैट फर्स्ट वन इज पैरेलल लाइन, सेकंड इज ट्रांसवर्सल. तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं पैरेलल लाइन से. तो पैरेलल लाइंस क्या होता है ये पहले समझने की हम कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज दो लाइंस है. एक लाइन का नाम दे दिया मैंने लाइन यम, सेकंड लाइन को नाम दे दिया लाइन यन. ये दो प्रकार की लाइंस है अब मेरे पास. अभी पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है? इफ टू डिफरेंट लाइंस are in a single plane, are in a same plane, and which do not intersect to each other, is called parallel lines. अगर इसे अपने को आसान लैंग्वेज में समझना है तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी दो लाइंस है, जैसे कि लाइन एम और लाइन एन जो कि एक ही प्लेन में है, बट वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. मतलब कभी भी एक दूसरे को कहीं पे भी जाके वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी. तो ऐसे लाइंस को क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइंस. तो ये दोनों लाइंस कैसे हो गए? अभी यहाँ पे लाइंस को जब हम एरो से इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये लाइन इनफाइनाइट लेंथ तक हो सकती है, और इसका लेंथ कितना भी बड़ा हुआ तो भी वो एक दूसरे को क्या करेगा? इंटरसेक्ट नहीं करेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस. एंड पैरेलल लाइंस कैन बी डिनोटेड विद द सिंबल टू वर्टिकल लाइंस. तो इसको मैं कैसे बोल सकता हूं? लाइन एम पैरेलल टू लाइन एम. तो अभी इसका अगर मुझे कोई एग्जांपल बताना हो तो मैं एग्जांपल इसका कैसे, हम कौन सा एग्जांपल देख सकते हैं? पैरेलल लाइंस का कोई भी एग्जांपल बच्चों अगर आपको पता हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. तो तब तक फॉर रेफरेंस मैं अभी आपको कुछ हिंट्स देता हूं. अभी आप लोगों के पास, सारे लोगों के पास नोटबुक होता है. नोटबुक के सारे लाइंस कैसे होते हैं? अगर मान लो कि ये कोई नोटबुक है, नोटबुक में सारे लाइंस कैसे होते हैं? इस तरह से होते हैं, राइट? तो ये सारे लाइंस कैसे होते हैं? एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, जो कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते. तो एक एग्जांपल हो गया पैरेलल लाइंस का. सेकंड एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो अपने यहाँ पे रेलवे ट्रैक सब लोगों ने देखा होगा, बराबर? रेलवे ट्रैक है तो रेलवे ट्रैक की दोनों पटरियों में कैसे होता है? इस तरह की पटरियां होती हैं जहां पे ट्रेन जाती है. ये सारे लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होती है. चाहे अगर ये मुड़ भी जाए कहीं पे तो दूसरी लाइन भी उसी एंगल में मुड़ती है. अगर ट्रेन को कहीं मुड़ना भी हो तो भी वो उसी साइड में मुड़ती है. तो दोनों के बीच वाला जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज सेम होता है. तो ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का, जिसे हमें चीज समझ सकते हैं. सो अभी हम सेकंड कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज ट्रांसवर्सल. तो ट्रांसवर्सल के लिए मैंने क्या किया? दो लाइंस सबसे पहले ड्रॉ की, एक लाइन यम एंड सेकंड लाइन यन. अभी दो लाइंस ड्रॉ करने के बाद नीड नॉट नेसेसरी कि दोनों लाइंस पैरेलल हो. वो पैरेलल भी हो सकती है या इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है. कोई भी लैंग्वेज इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी लाइन हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है. तो अभी
ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन क्या कहता है हमें? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अभी सबसे ज्यादा इस पॉइंट के ऊपर गौर करिए। दैट इज इफ अ लाइन, लेट सपोज लाइन यल इंटरसेक्ट्स टू डिफरेंट लाइंस, लाइन m एंड लाइन n इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब कौन से हो गए? एक A पॉइंट हो गया, एक B पॉइंट हो गया। हमेशा याद रखिए कि ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में जब वो इंटरसेक्ट करती है, देन दैट लाइन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोस टू लाइंस। मतलब क्या हुआ इसके? इसे थोड़ा हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी लाइन, जैसे कि अभी यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ की हुई है जिसका नाम है लाइन यल। ये लाइन यल क्या कर रही है? दो लाइंस है जो इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है या तो पैरेलल भी हो सकती है। अगर यह दोनों लाइंस को अगर वो इंटरसेक्ट करती है दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, तो उस लाइन को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल ऑफ दोज लाइन। तो इस केस में क्या होगा? लाइन यल इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन m एंड लाइन n। तो जाहिर सी बात है, अभी हम ट्रांसवर्सल जब देखते हैं तो ट्रांसवर्सल मीन्स कोई भी लाइन जो अलग अलग दो लाइंस को दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को वो दोनों लाइन का ट्रांसवर्सल कहा जाता है। ये डेफिनेशन हमने अभी जस्ट देखी। तो इस केस में कैसा हो सकता है? लाइन AT इंटरसेक्टिंग लाइन PQ एंड RS इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन सा है? एक m एंड n। इसलिए इसे लाइन AT को क्या कहेंगे हम? ट्रांसवर्सल ऑफ PQ एंड RS। तो ये दो जो लाइंस है PQ एंड RS का, ये ट्रांसवर्सल हो गया लाइन AT। तो अभी हम समझेंगे इसको। जैसे हम अभी इस फिगर से हमें क्या समझ में आता है कि अगर जब हम ये लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में जब इंटरसेक्ट करती है तो इसके साथ कुछ एंगल्स भी क्रिएट होते हैं। कौन से एंगल क्रिएट होते हैं? ये देखो, एक एंगल क्रिएट हो गया, एक ए वाला AMP एक एंगल क्रिएट हो गया, एक दूसरा एंगल AMQ क्रिएट हो गया, बराबर। उसके साथ PMN क्रिएट हो गया, देन QMN क्रिएट हो गया, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ एंगल्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि MNR ये वाला एंगल क्रिएट हो गया, देन MNS वाला एंगल क्रिएट हो गया, तो RNT एंगल क्रिएट हो गया, वैसे ही TNS एंगल क्रिएट हो गया, राइट। तो ये अलग अलग एंगल्स क्रिएट होते हैं। तो ये अलग कितने टाइप्स के एंगल बन गए अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइप के डिफरेंट एंगल्स हमें यहाँ पे जब कोई भी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हम देखते हैं तो उससे हमें 8 एंगल्स बने हुए मिलते हैं। तो अभी वन बाय वन इन एंगल्स का भी कुछ नॉमेनक्लेचर होता है, तो इन एंगल्स को भी किसी और नाम से पहचाना जाता है। सो लेट्स सी इन एंगल्स को क्या क्या कहते हैं। तो उस कैटेगरी का सबसे पहला वाला एंगल है दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, तो वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो अभी इस केस में क्या करता हूं मैं, ये जस्ट रब कर देता हूं और यहाँ पे ही हम समझ लेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, बराबर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो उसके एक ही साइड में करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते हैं। कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल होता है? तो एंगल AMP इज करस्पॉन्डिंग विथ एंगल MNR। इसमें क्या होगा? ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में जो एंगल्स मिले हैं, मतलब एक ही साइड AT की कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड, और एक ही डायरेक्शन में मिले। एक ही डायरेक्शन मतलब ये अपवर्ड वाली जो डायरेक्शन है, अपवर्ड वाले डायरेक्शन वाले ही एंगल्स यहाँ पे कंसीडर होते हैं। तो इस पेयर को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो कौन सा एंगल हो गया? एंगल AMP एंड एंगल MNR एक दूसरे के क्या हो गए?
करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो अभी इन द सेम वे जैसे हमने देखा था कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में, जैसे अभी मान लो कि ए वाला कोई एंगल है, बराबर है, एंगल पी एम एन, तो एंगल पी एम एन का करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सी होगी? फिर करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सी होगी? अभी ए अपवर्ड वाले डायरेक्शन में थे, अभी ये ए वाला कौन सा है? ए डाउनवर्ड वाले डायरेक्शन में, तो इसका डाउनवर्ड वाला डायरेक्शन कौन सा हो गया? ये हो गया। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आएगा? आर एन टी, एंगल आर एन टी, ये हो गया। अभी और तीसरा एंगल देखते हैं। तीसरा एंगल कैसे होगा? अभी ट्रांसवर्सल लाइन के हम लेफ्ट हैंड साइड में थे, अभी ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में मान लो कि ये कोई एंगल है, एंगल कौन सा? ए एम क्यू, राइट। तो इसका पेयर हमें कौन सा मिलेगा? तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सा मिलेगा? तो जैसे हम ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में गए, वैसे ही राइट हैंड साइड में गए और राइट हैंड साइड के अपवर्ड वाले डायरेक्शन में था, तो उसके ही यहाँ पे भी हमें अपवर्ड वाले डायरेक्शन में ही देखना पड़ेगा। तो ये कौन सा? ये वाला एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो एंगल कौन सा हो गया? एंगल एम एन एस। तो अभी बचा कौन सा? एक ही एंगल। तो इस एंगल का एंगल कौन सा है? क्यू एम एन एंड उसका करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सा हो गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में, तो कौन सा हो गया? एस एन टी। तो ये उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो इस प्रकार से अभी हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखे। अभी इसका मैं एक नॉर्मल ट्रिक बताता हूं आपको कि इसको कैसे ध्यान में रखें। अभी देखो, ट्रांसफर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में देख लिया, लेफ्ट हैंड साइड में देख लिया, तो सबसे पहले ऊपर में क्या आता है? ऊपर में जो एंगल आता है उसका ही अगर आपने को ट्रांसवर्सल पेयर देखनी है या करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सी होगी? जो ऊपर वाले लाइन के साथ जो एंगल बनाता है, वैसे डाउन वाली लाइन के साथ जहां पे एंगल बनता है वही वाला हो जाता है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। जैसे यहाँ पे हुआ, वैसे ही ये डाउनवर्ड साइड में भी इन द सेम फैशन होता है। ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में भी उसी तरह से होता है। तो इस तरह से अपने को क्या मिलती है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर। हम इस तरह से इसकी लिख सकते हैं। सो करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद नेक्स्ट एंगल्स आते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एक वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। इंटीरियर मतलब क्या होता है? अंदर वाले। इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाते हैं? इंटीरियर, अभी यह ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ये क्या हो गए? इंटीरियर हो गए, दोनों अंदर ही है। तो इसका डेफिनेशन पहले देख लेते, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। इंटीरियर एंगल्स का डेफिनेशन क्या होता है? अ पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर मतलब क्या होता है? दो। पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। या तो ट्रांसवर्सल के इस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, या तो राइट साइड में होगा। ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द गिवन लाइंस, एंड इनसाइड द गिवन लाइंस मतलब लाइन पी क्यू एंड आर एस, इन दोनों के इनसाइड में हो गया, इज कॉल्ड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो डेफिनेशन फिर से एक बार मैं समझाता हूं कि अ पेयर ऑफ एंगल्स, दो एंगल्स की पेयर जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है और जो दो लाइंस दी गई हुई है वो दोनों लाइंस के अंदर है, वो इंटीरियर पार्ट में है। तो जैसे कि हो गया, ये दो लाइंस दी है हमें, बराबर। तो हमें ऐसी पेयर ढूंढनी है, ऐसे दो एंगल्स ढूंढने हैं, एंगल्स की पेयर ढूंढनी है जो कि दो लाइंस के अंदर हो। तो अभी जैसे कि एक एंगल हो गया, इसके साथ ए वाला एक एंगल हो गया, उसके बाद ये दो लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में मतलब या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में जब मैं देखता हूं तो यहाँ पे एक एंगल हो गया और उसके साथ एक एंगल हो गया, बराबर। तो ये दोनों जो है, ए एंगल्स की पेयर जो है, तो ये क्या हो गया? एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में और दोनों लाइंस के इंटीरियर पार्ट में भी है। तो इस पेयर को क्या बोलते हैं हम? इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं।
तो इंटीरियर एंगल कौन से हो गए फिर? इस एग्जांपल को अगर मैं कंसीडर करूं तो इंटीरियर एंगल्स की पेयर कौन सी हो गई? एंगल पी एम एन एंड एंगल पी एम एन एंड एंगल एम एन आर। इन द सेम वे अभी ये दूसरा एंगल की पेयर, दूसरी पेयर कैसे हो गई? दूसरे एंगल्स की पेयर एंगल क्यू एम एन एंड एंगल एम एन। यस, इस तरह से हम इंटीरियर एंगल्स दिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसके बाद हमने देखा इंटीरियर एंगल्स। अभी आ गए थर्ड टाइप ऑफ एंगल, थर्ड पेयर ऑफ एंगल्स कौन से होते? तो अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? ये सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप सब समझ सको और अच्छे से उसका एप्लीकेशन समझ सको और उसे इंप्लीमेंट कर पाओ। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ एंगल्स, a pair of angles which are on opposite side of transversal, a pair of angles which are on opposite side of transversal। मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक इस साइड में होगा तो दूसरा उस साइड में होगा। अभी तक हमने क्या देखा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी और इंटीरियर एंगल्स में भी क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में वो पेयर ऑफ एंगल्स हमें मिलती थी। अभी इस केस में, अल्टरनेट एंगल्स के केस में थोड़ा सा उल्टा है। उसमें क्या होता है कि a pair of angles which are on opposite side of transversal and their arms on the transversal show opposite direction is called pair of alternate angles। तो इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको सबसे पहले समझाता हूं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? अगर ट्रांसवर्सल लाइन के दो अपोजिट साइड वाले एंगल्स हमें कंसीडर करने हैं, जिस केस में ए यहां पे जो एंगल बन रहा है, ए एंगल सेम लाइक दिस, बराबर? यहां पे जो एंगल बन रहा है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, मान लो कि इतनी है नहीं, तो इस तरह से एक ट्रांसवर्सल लाइन बनी है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक मिनट, ये ट्रांसवर्सल लाइन कुछ इस तरह से है, बराबर? तो यहां पे क्या हो गया? एक जी जैसा शेप बन गया, जिसे झेड़, हम हमारे अल्फाबेट्स में हम उसे क्या बोलते हैं? झेड़ बोलते हैं। तो झेड़ जैसा शेप बन गया। तो ये जो एंगल हो गया, ये वाला एंगल, जैसे यहाँ पे ही एंगल है, तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? तो अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में ये वाला उसका एंगल उसके अल्टरनेट पेयर हो गया, बराबर? तो इस केस में जैसे ए वाला एंगल हो गया, तो उसी तरह से ए वाला भी जो है, यहां से जो पास होता है, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ए एंगल एंड इसके अपोजिट साइड वाला ए एंगल, एक दूसरे के क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल हो गए। तो अल्टरनेट एंगल्स के भी दो ऑप्शन होते हैं। कौन से हो सकते हैं? कोई गेस कर पाएगा? तो बेसिकली इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर मतलब जो अंदर वाले होते हैं, और अल्टरनेट का मीनिंग ही ये होता है, अल्टरनेट मतलब एक इस साइड में तो दूसरा दूसरी साइड में, अल्टरनेट एंगल्स। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से हो गए? इंटीरियर एंगल्स में भी, इंटीरियर एंगल में ही हमने देखा था कि जो दो लाइंस के बीच में आते हैं वो इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। तो अभी हमें क्या देखना है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल पी, ये दोनों लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल्स है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल पी एम एन की अल्टरनेट एंगल की पेयर कौन सी बनेगी?
पी एम एन ट्रांसवर्सल लाइन के उस साइड में, तो पेयर कौन सी बनेगी, एम एन एस। और उसी हिसाब से एंगल क्यू एम एन उसकी अल्टरनेट एंगल की पेयर कौन सी बनेगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर कौन सी बनेगी, एम एन आर। तो उसी तरह से जैसे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गए, उसी तरह से होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल में क्या होगा, गेस करो, क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। जैसे वो दोनों के लाइन के बीच में जो बन रहे थे वो एंगल्स हमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मिले, वैसे हमें एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एंगल ए एम पी, बचे हुए एंगल्स में से एंगल ए एम पी, इसका एंगल ए एम पी, ये जो है एंगल ए एम पी, उसका अपने को क्या चाहिए, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल चाहिए। तो इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा रहेगा, ट्रांसवर्सल लाइन की उस साइड में, तो उस साइड में कौन सा होगा, तो ये रहेगा एस एन टी, एंगल एस एन टी उसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया। और उसके बाद में ये वाला जो एंगल है कौन सा बच गया, फिर एंगल ए एम क्यू, क्योंकि वो लाइंस के बाहर आता है इसलिए उसे क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ए एम क्यू, इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में, वो भी ओपन साइड में, इंटीरियर साइड में नहीं, एक्सटीरियर साइड में। तो एंगल कौन सा बन गया, टी एन आर। तो इस तरह से अभी हमने सारे एंगल्स जो भी ट्रांसवर्सल लाइन के कारण बनते हैं वो हमने देख लिए। कौन कौन से एंगल देखे, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला एंगल देखा हमने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद हमने देखे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स के बाद में देखे हमने अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स में से दो टाइप, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड सेकंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इसका एक प्रैक्टिस सेट 2.1। थैंक यू। In practice set 2.1, what is the first question? That is, in first question what they have mentioned in the adjoining figure, मतलब ये साइड वाली फिगर में each angle shown by a letter, सारे एंगल्स एक एक लेटर से डिनोट किए गए। फिर बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो अभी एक फिगर दिया हुआ है जिसमें सारे एंगल्स हर एक लेटर से डिनोट किए गए हैं, जैसे कि P, Q, S, R, W, X, Y, Z। तो इस तरह से ये एंगल्स उन्होंने डिनोट किए हुए हैं। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग टू अस, दे आर जस्ट आस्किंग कि ये जो बॉक्सेस है, बॉक्सेस में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जिसके हमें आंसर देने। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कि अभी क्या बोला है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें बताने हैं। किसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं? पहला एंगल है P। तो P कहां पे है, ये रहा P। तो P का करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सी होती है? तो जैसे कि हमने कल देखा था, करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, ये जो ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स क्या होता है, जो दो लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो उस लाइन को, वो दो लाइंस का ट्रांसवर्स हम बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये ट्रांसवर्सल में क्या है, तो ट्रांसवर्सल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, जो एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होता है, मतलब या तो लेफ्ट साइड में होगा या तो राइट साइड में। अभी लेफ्ट साइड में करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होता है, एंगल P, ये जो एंगल P है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, बट ऑब्वियस जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा, एंगल P का करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे A इस लाइन के ऊपर है, A लाइन के ऊपर है P एंगल, वैसे ही
ए लाइन के ऊपर वाला ही एंगल हमें देखना पड़ेगा, और वो भी सेम डायरेक्शन में। तो एंगल पी का करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सा होगा? एंगल डब्ल्यू। एंगल डब्ल्यू। तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अभी नेक्स्ट कैसे पूछा है? करस्पॉन्डिंग एंगल ही बताना है, एंगल क्यू का करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल क्यू कहां पे है? एंगल क्यू राइट साइड में ट्रांसवर्सल की। तो अपने को करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, मतलब वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो ट्रांसवर्सल के राइट साइड में क्यू है, तो इसलिए हमें राइट साइड वाले ही एंगल्स देखते हैं। तो कौन सा एंगल देखना पड़ेगा? फर्स्ट लाइन के ऊपर वाला, अपवर्ड डायरेक्शन में एंगल क्यू है, इसलिए सेकंड लाइन के ऊपर वाले साइड में ही जो एंगल बना है, जो कि है एंगल एक्स, वही उसका करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर रहेगा। तो ये हो गया सेकंड आंसर। तो थर्ड बॉक्स में क्या पूछा हुआ है हमें? एंगल आर का अपने को करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर देखना है। तो एंगल आर कहां पे? एंगल आर ए रहा है ना, ये एंगल आर है। तो एंगल आर कहां पे है? ट्रांसवर्सल के राइट साइड में। तो हमें क्या दूसरा एंगल भी उसके करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कहां पे रहेगी? वो राइट साइड में ही होगी। तो राइट साइड में कहां पे है? ये फर्स्ट लाइन के डाउनवर्ड साइड में। तो इसीलिए उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर क्या रहेगी? सेकंड लाइन के डाउनवर्ड साइड में। तो एंगल आर का करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सा होगा? एंगल वाई। सो इन द सेम वे, अभी आप बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? एंगल एस। एंगल एस कहां पे है? ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमें कौन सा एंगल देखने होंगे? ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड वाले। तो और ये फर्स्ट लाइन के डाउनवर्ड साइड में है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सा होगा? ये फर्स्ट लाइन के डाउनवर्ड साइड में, तो सेकंड लाइन के डाउनवर्ड साइड वाला एंगल देखना होगा, और वो भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में। तो ऐसे कौन सा होता है? तो ये एंगल जेड, जो कि डाउनवर्ड साइड में और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में ही है। तो एंगल जेड। तो इस तरह से ये हमने ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, चारों बॉक्सेस हमने फिल कर लिए। अभी जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, सेम वे से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब ही क्या होता है? एक इस साइड में रहेगा तो दूसरा दूसरी वाली साइड में रहेगा। और उसमें क्या पूछा है? इंटीरियर। इंटीरियर का क्या मतलब होता है? इंटीरियर का मीनिंग होता है अंदर वाले। सो दो लाइंस के अंदर वाले इंटीरियर, ये दो लाइंस जो है इसके अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स हमें बताने। वो भी कौन से? अल्टरनेट, मतलब एक इस साइड में होगा तो दूसरा इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा तो दूसरा इस साइड में होगा, इस तरह से। तो एंगल एस, इसका अपने को क्या देखना है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एंगल यस, एंगल यस कहां पे? ये रहा एंगल यस, ये एंगल यस रहा। तो इसका अल्टरनेट कहां पे होगा? सेकंड साइड, अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है और इंटीरियर वाला है। तो एंगल यस मतलब यहां पे जेड कैसा बनता है? इस तरह से। तो ए एंगल यस है, तो इसका इंटीरियर एंगल कौन सा बनेगा? ये वाला, जो कि अल्टरनेट साइड में, अपोजिट साइड में, मतलब ये इस साइड में तो उस साइड में। तो ये कौन सा एंगल है? एंगल एक्स। तो इसका क्या आंसर होगा? एंगल एक्स। और इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें क्या है पूछा होगा? एंगल डब्ल्यू। एंगल डब्ल्यू कहां पे है? ये रहा एंगल डब्ल्यू। तो एंगल डब्ल्यू में क्या है? इंटीरियर एंगल कौन सा? एंगल डब्ल्यू, ये रहा इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल के राइट साइड में इंटीरियर एंगल का अल्टरनेट एंगल कहां पे होगा? अपोजिट साइड में। ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, इंटीरियर साइड में, मतलब दोनों लाइंस के अंदर। तो कौन सा एंगल बचता है? खाली ये दोनों लाइंस के बीच में, अपोजिट साइड में, इस लाइन पे कौन सा एंगल बनता है? एंगल आर। तो इसे क्या बोले? एंगल आर। तो इस तरह से हम ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है, राइट फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। तो एक फिगर हमें दी गई है, जैसे कि बुक में हमारे पास ए
इस टाइप की फिगर है, तो ए फिगर को कंसीडर करते हुए हमें कुछ एंगल्स बताने हैं, जैसे कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो अभी इससे पहले वाले लेक्चर में भी और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो अभी जस्ट हमें उसे अप्लाई करना है। तो अभी इस केस में सबसे पहली चीज क्या है कि इसमें से ट्रांसवर्सल कौन सा है, ये सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द ट्रांसवर्सल, कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है? ट्रांसवर्सल क्या होता है? जो दो अलग अलग लाइंस को दो अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, वो लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो इस केस में ये दो अलग अलग लाइंस हो गए, बराबर। तो इसको दो अलग अलग डिस्टिंक्ट, मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स में ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये लाइन क्या हो गई? ट्रांसवर्सल हो गई। इस लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल ऑफ दिस टू लाइंस, एक लाइन एक दूसरी लाइन। तो अभी हमें पहले क्या देखना है? पहला क्वेश्चन क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर वाले। तो सबसे पहले दो लाइन देख लेंगे, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन। तो इसके अंदर वाले अपने को खाली अल्टरनेट एंगल्स निकालने। अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? एक इस साइड में अल्टरनेट, मतलब एक इस साइड में, एक इस साइड में रहेगा तो दूसरा दूसरी साइड में रहेगा। तो क्या है? इस साइड में दोनों लाइन के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? पहला एंगल बनेगा सी, एंगल सी, एंड एंगल सी एंड एंगल ई, बराबर। एंगल सी एंड ई अल्टरनेट एंगल। और दूसरी पेयर क्या बनेगी? उसी हिसाब से एंगल बी, ये वाला एंगल है एंगल बी। तो उसका अल्टरनेट कहां पे बनेगा? उसका अल्टरनेट अपोजिट साइड में, इंटीरियर अपोजिट साइड में कौन सा बनेगा? एंगल एच। तो दूसरी पेयर कौन सी होगी? एंगल बी एंड एंगल एच। ओके, तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो अभी नेक्स्ट पूछा गया है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में अगर इस लाइन के अपवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल है, तो सेकंड लाइन के भी अपवर्ड डायरेक्शन वाले एंगल देखना है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला एंगल है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले एंगल देखना है। तो जैसे कि इस केस में क्या हो गया? इस लाइन के ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, ट्रांसवर्सल की मान लो कि मैं ऊपर वाली साइड अगर देखता हूं, और ये जो लाइन है इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल अगर देखता हूं, तो वो कौन सा हो गया? एंगल ए। एंड दूसरा कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ए के साथ में कौन सा पेयर बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल का? ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, मतलब ऊपर के साइड में ही, इस लाइन के ये लेफ्ट हैंड साइड में था, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ही एंगल देखना है। तो क्या हो गया? एंगल ई। तो सेम वे से बताओ अभी, इस लाइन के ट्रांसवर्सल के अपवर्ड साइड वाला एंगल कौन सा है? एंगल बी। उसका करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सा हो गया? अगर ए ट्रांसवर्सल के ऊपर वाले साइड में तो ऊपर वाले साइड वाला ही देखना है, और ए इस लाइन के राइट हैंड साइड में तो इस लाइन के राइट हैंड साइड वाला ही देखना पड़ेगा। तो कौन सा एंगल हो गया? इस लाइन के राइट हैंड साइड वाला एंगल एफ। सेम उसी हिसाब से एंगल डी। तो अभी आप गेस करो चलो कि एंगल डी के केस में कौन सा एंगल बनेगा? एंगल डी ट्रांसवर्सल के नीचे लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, इस लाइन की लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल देखना। तो एंगल का क्या बन रहा है? एंगल एच। तो सेम वैसे ट्रांसवर्सल के डाउनवर्ड साइड में एंगल सी है, तो डाउनवर्ड साइड वाले ही एंगल देखने, लेकिन लाइन के ये राइट हैंड साइड में, तो इस लाइन के राइट हैंड साइड वाला एंगल देखना। तो एंगल क्या बनता है? एंगल राइट हैंड साइड वाला एंगल कौन सा बचता है नीचे? एंगल जी। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया? करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लिए। अभी इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है? अंदर वाले एंगल्स। लेकिन ये अल्टरनेट नहीं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? अंदर वाले एंगल्स, लेकिन ट्रांसवर्सल के सेम डायरेक्शन वाले। तो अंदर वाले एंगल कौन से हो गए? एंगल सी एंड एंगल बी। तो एंगल सी पहले लिख लिया मैंने, बराबर, एंड एंगल बी भी लिख लिया। तो इसका इंटीरियर एंगल क्या बनेगा?
एंगल सी का ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, बराबर। तो ये कौन सा एंगल बन गया? एंगल ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, दोनों लाइन के अंदर वाला एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला एंगल। तो जब मैं अंदर वाला एंगल्स कंसीडर करता हूं तो क्या बनेगा? एंगल सी की पेयर में एंगल एच, दोनों अंदर है और ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में, मतलब नीचे वाली साइड में। सेम वे एंगल बी का क्या आएगा? एंगल बी का ट्रांसवर्सल की अपवर्ड साइड में और अंदर वाला एंगल, अंदर वाला कौन सा एंगल बचता है? खाली ई, जो कि ट्रांसवर्सल के ऊपर वाला है। तो एंगल बी एंड एंगल ई। तो इस तरह से हमने अभी इक्वेशन सॉल्व किया है। काफी इजी है। और अगर आप इससे पहले वाला अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो बट ऑब्वियस आप एक काफी आसान तरीके से समझ पाए होंगे। आई होप कि आपको सारा प्रैक्टिस सेट अभी समझ में आ गया होगा। थैंक यू। प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होती है? सो प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है कि कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर मेड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल लाइन आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या है? कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है, जैसे कि लाइन एम एंड लाइन एन, और उसका जो ट्रांसवर्सल है जो कि है लाइन यल, ट्रांसवर्सल यल, इनके द्वारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब क्या होते हैं? उनका मेजर ऑफ एंगल इक्वल होता है। जैसे कि अभी इस केस में क्या हो गया? अभी ये थोड़े एग्जांपल से समझते हैं। इसमें क्या है? दो लाइन है अपने पास, और फिर से नोट करिए, ठीक से ध्यान में रखिए कि ये प्रॉपर्टीज कब एप्लीकेबल होती है? ओनली व्हेन जब दो लाइंस पैरेलल है, ना कि इंटरसेक्टिंग है। दो लाइंस जब पैरेलल होती है और वो दोनों लाइन को कोई लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि लाइन यल, इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट में जहां पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए वाला तो इसके कारण जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, लाइक कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं? एंगल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इस तरह के जो एंगल फॉर्म्स होते हैं ये, तो इसमें से इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो गए? इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया? एंगल ए एंड एंगल, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल एच। तो ये एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते मतलब इसका क्या होता है? मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एच। तो इस सिंबल से ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हो गया। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों के मेजर ऑफ एंगल सेम होते हैं। तो इसे एग्जांपल पे कैसे समझ सकते हैं? मान लो कि ये कोई 110 डिग्री 110 डिग्री का अगर एंगल ए है, 110 डिग्री का अगर कोई एंगल ए है, तो एंगल एच भी कितना होगा? 110 डिग्री ही होगा। मान लो एंगल सी अगर 110 डिग्री हुआ तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? एंगल एफ, तो वो भी कितना होगा? 110 डिग्री ही होगा, राइट। तो एंगल बी है सपोज, तो एंगल इसमें दूसरी पेयर कौन सी बनेगी? एंगल बी एंड एंगल ई। एंगल बी करस्पॉन्ड्स टू एंगल ई। इस मतलब क्या हुआ? मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ई। इसके बाद क्या हुआ? और कौन सी पेयर बनेगी? एंगल डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। मान लो कि ए वाला एंगल 70 डिग्री है, एंगल बी,
तो एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल ई। तो एंगल ई का मेजरमेंट भी कितना रहेगा, 70 डिग्री। ये वाली प्रॉपर्टी हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल जी। देन उसके बाद अगर एंगल डी 70 डिग्री है तो एंगल जी भी क्या रहेगा, 70 डिग्री रहेगा। तो इसे क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो एंगल डी congruent to angle G. That means measure of angle D is equal to measure of angle G. तो इस तरह से प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की ये प्रॉपर्टीज होती है। अभी इससे और एक चीज हम समझ सकते हैं कि इसमें अभी देखो, अगर एंगल कोई इसमें और एक कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाता हूं। ये होगी करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी। अभी हम देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, मान लो कि इससे पहले भी क्लास में हमने देखा है, अगर ए वाला एंगल x है, x डिग्री है, तो इसका ए वाला एंगल भी क्या होता है, x डिग्री ही होता है। और ए वाला एंगल क्या होता है, 180 डिग्री माइनस x डिग्री। तो ये भी क्या होता है, 180 डिग्री माइनस x डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वर्टिकली अपोजिट है, एग्जैक्ट अपोजिट वाले एंगल्स क्या होते हैं, सेम मेजरमेंट के होते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, एंगल ए का मेजरमेंट जितना है उतना ही एंगल सी का मेजरमेंट होगा, क्योंकि क्या हुआ, ये वर्टिकली अपोजिट से, बराबर। उसी तरह से एंगल बी का जो मेजरमेंट होगा वही एंगल डी का मेजरमेंट होगा। जो एंगल एच का मेजरमेंट होगा तो वही मेजरमेंट एंगल एफ का भी होगा। एंगल ई का जो मेजरमेंट होगा वही एंगल जी का मेजरमेंट होगा, क्योंकि क्या, वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो इस तरह से हमने अभी देखी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टीज हमने देखी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टीज। अभी हम अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे। लेकिन अल्टरनेट एंगल स्टार्ट करने से पहले अल्टरनेट एंगल के हमने दो पार्ट्स देखे थे। पहला कौन सा है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंड सेकंड क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, बराबर। इससे पहले हमने देखे थे अल्टरनेट एंगल्स के दो टाइप, इंटीरियर मतलब दो लाइंस के बीच वाले एंगल्स। तो वो कौन कौन से हो गए, एंगल डी एंड इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट मतलब कहां पे, जहां पे जी फॉर्म होता है, जो हमने देखा था ऐसे, जहां पे ये जी फॉर्म होता है ना, ये जी फॉर्म होता है। उस केस में ये दोनों लाइंस के बीच वाले क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये एंगल डी और उसका अल्टरनेट कौन सा होगा, इस साइड में अल्टरनेट, दूसरी साइड में एंगल ई, है ना, एंगल ई। और दूसरा कौन सा एंगल हो गया, इस जैसे उस तरह से उल्टा जेड, इस केस में कैसे हो गया, एंगल सी इंटीरियर में और एंगल एच। ओके, तो इसमें each pair of alternate angle is formed by two parallel lines with its transversal are congruent। उसका मतलब क्या होता है, जो भी दो पैरेलल लाइंस को जो ट्रांसवर्सल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट करती है, तो उससे जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं, वो एक दूसरे को क्या होते हैं,
कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब क्या होते हैं, उनका मेजर ऑफ एंगल दोनों का सेम होता है। मतलब एंगल डी, अगर लेट सपोज एंगल डी अगर 70 डिग्री है तो एंगल ई भी क्या रहेगा, 70 डिग्री ही रहेगा। और एंगल सी मान लो कि 110 डिग्री है तो एंगल एच भी कितना रहेगा, 110 डिग्री, राइट। तो जैसे अभी ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गए, उसी तरह से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन सा होता है, एंगल ए। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। कौन कौन से एंगल है अपने पास, एंगल ए एंड एंगल बी। तो इसकी अल्टरनेट साइड मतलब अपोजिट साइड में, मतलब दूसरी साइड में एंगल ए के अल्टरनेट साइड में कौन सा एंगल मिलता है, एंगल एफ। तो ए भी क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो उसी तरह से एंगल बी का कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो गया, एंगल जी, जिसमें एंगल ए का मेजरमेंट अगर 110 डिग्री है तो एंगल एफ का भी मेजरमेंट क्या रहेगा, 110 डिग्री। बी का अगर 70 डिग्री है तो जी का भी क्या रहेगा, 70 डिग्री ही रहेगा। मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या होता है, उनके मेजरमेंट ऑफ एंगल सेम होते हैं। तो इसी कारण से उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। एक दूसरे ओ पेयर्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होती है। तो इस तरह से अभी हमने देखा प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो अभी हम लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि है इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। तो इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो each pair of angles, each pair of interior angle formed by two parallel lines and its transversal is of supplementary। इसका मतलब क्या होता है, each pair of interior angle are formed by two parallel lines and its transversal is of supplementary। मतलब इसका क्या मीनिंग हो गया, अभी हम समझते हैं इससे। अभी इसमें इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, इंटीरियर मतलब क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच वाले एंगल। बीच वाले इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो ये दो लाइंस के अंदर वाले जो एंगल्स है वो कौन से एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, एंगल डी एंड एंगल एच। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अभी ये इंटीरियर एंगल्स की क्या होगी, पेयर होगी, डी एंड एच आर फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस, जैसे कि लाइन एम एंड लाइन एन, ये क्या है, एक दूसरे को पैरेलल हो गए, फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन सा, लाइन एल इज इट्स ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एम एंड लाइन एन। तो लाइन एल जो उसका ट्रांसवर्सल हो गया। तो इसके कारण जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं इज ऑफ सप्लीमेंट्री। मतलब क्या है, इन दोनों का मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एच इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सेम वैसे ऑन अदर साइड एंगल, मेजर ऑफ एंगल सी, इंटीरियर में कौन सा एंगल हो गया, सी, और उसका दूसरा इंटीरियर एंगल की पेयर कौन सी होगी, मेजर ऑफ एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल इज ऑफ सप्लीमेंट्री। मतलब दो इंटीरियर एंगल की पेयर जो है उसकी अगर मैं उनके मेजर ऑफ एंगल्स की सम करूं तो वो कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स के पेयर की सम होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। तो अभी हमने जो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये सारी
चार प्रॉपर्टीज हमने अभी यहाँ पे देखी है। तो इससे एक चीज हमें समझ में आती है कि कोई भी अपने पास, जब अपने पास दो पैरेलल लाइंस है और उसे इंटरसेक्ट करने वाली कोई तो भी ट्रांसवर्सल है उन वो दोनों लाइंस की, तो उसमें से हमें एक कोई भी एंगल पता हो तो बाय दिस प्रॉपर्टीज, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये सारे एंगल्स के प्रॉपर्टीज यूज करके हम ये सारे एंगल्स के मेजरमेंट्स निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो इसका अभी इसका हमने थ्योरी पार्ट यहाँ पे हम कंप्लीट किया है। तो इससे आगे वाला जो पार्ट है प्रैक्टिस सेट 2.2 हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन what they have asked to us, that is choose correct alternatives. Choose correct alternatives. So कुछ alternatives दिए हैं, इनमें से we have to find out correct one. तो what is the first question? तो पहला क्वेश्चन क्या है? If line M, this is line M parallel to line N, right? And line P is transversal. ये line P क्या है? ये दोनों lines की transversal है. Then find X एंगल निकालना है। तो इसमें से कुछ ऑप्शंस दिए हैं एंड वी हैव टू चूज करेक्ट वन। सो लेट्स सी, इन दिस केस मेजर ऑफ एंगल 3x प्लस मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसे? ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? by using interior angle property, राइट? तो 3x प्लस x कितना हो गया? दैट इज 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इस साइड में 4 क्या है? मल्टीपल में, उस साइड में जाते समय क्या होगा? 180 डिवाइड बाय 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो x कितना हो गया? दैट इज 45 डिग्री। सो व्हाट इज द करेक्ट अल्टरनेटिव देन? C, 45 degree. That would be the correct alternative. So now in first question, second part, what they have asked to us in figure, in adjoining figure, if line A, अगर line A parallel to line B, line A line B को parallel है and line L is its transversal, तो ये दोनों लाइन की ट्रांसवर्सल कौन सी है? लाइन L। तो देन फाइंड x। सो अपने को क्या निकालना है? दैट इज x। तो कैसे निकालेंगे? एज वी नो, क्या पता है हमें? व्हाट वी नोज, एज वी नो दिस एंगल इज ऑल्सो 2x. Why 2x? Just because it's a vertical opposite angle. इसका opposite angle कौन सा है? This is vertically opposite angle. तो अपने को क्या पता चल गया? This is 2x, right? So then by using interior angle property, the interior angle property, क्या है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दैट इज दो लाइंस के अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री होता है। दैट इज इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगी? 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट?
इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो गया, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों की सम क्या होती है, मेजर ऑफ एंगल्स दोनों का मिला के क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 4x प्लस 2x हाउ मच, 6x। 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के इस साइड में 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड में जाते समय क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 180 डिवाइड बाय 6 दैट इज 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 and 0 that is x is equal to 30 degree. That will be our answer. So what is the option? Option number D, that is 30 degree. X is equal to 30 degree. Now we will see second example. What it is? Second example क्या दिया हुआ है, तो line P and line Q, line P and line Q are parallel. Line P parallel to line Q. Line T and line S are transversals of line P and line Q. Find measure of angle X, measure of angle X and measure of angle Y using measure of angles given in figure. तो अभी दो लाइंस दिए हुए हमें, लाइन P एंड लाइन Q, और उसके दो ट्रांसवर्सल दिए, कौन सा, लाइन T एंड लाइन S, इसके दो ट्रांसवर्सल्स है। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग कि यूजिंग मेजर ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी यू जस्ट फाइंड आउट द एंगल x एंड एंगल y, राइट। तो मुझे एक बताइए, अभी हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसे हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर ये 70 डिग्री है तो इसके वर्टिकली अपोजिट जो एंगल है तो कितना आएगा, दैट विल बी अगेन 70 डिग्री, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना होता है, 70 डिग्री। तो जो दो पैरेलल लाइंस है उसका अगर कोई ट्रांसवर्स है तो उसके कारण क्या बनता है, इंटीरियर एंगल्स। तो बाय यूजिंग इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी by using इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है मेजर ऑफ जो दोनों इंटीरियर एंगल्स है वो पेयर के सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, 70 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये दोनों क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ यहां पे प्लस साइड में राइट हैंड साइड में जाते समय क्या बनेगा, माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 70 गए, हाउ मच, दैट इज 110 डिग्री, राइट। तो अभी मेजर ऑफ एंगल कितना हुआ, 110 डिग्री, राइट। अगर अभी ये हमें क्या 110 डिग्री मिला, तो अगर ए 70 है तो अभी हमें क्या निकालना है, मेजर ऑफ एंगल x। तो मेजर ऑफ एंगल x हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो अगर ये जो एंगल x है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रांसवर्स के राइट हैंड साइड में, फर्स्ट लाइन के अगर डाउनवर्ड साइड में तो सेकंड लाइन के भी डाउनवर्ड साइड वाला इसका क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल निकालते समय अपने को क्या निकालना होता है, सबसे पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना है, तो ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं हम, तो ये एंगल निकालने के लिए है बाय यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कितना होता है, लीनियर पेयर 40 डिग्री प्लस ये वाला जो एंगल है, लेट सपोज
क्वेश्चन मार्क ही से मैं समझता हूं कि जो अपने को पता नहीं है ना। इसका कितना हो गया सम 180 डिग्री। तो ये प्लस साइड में वहां पे जाने के बाद क्या होगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, देन हाउ मच इट इज 140 डिग्री। तो एंगल कितना हो गया 140 डिग्री। तो अगर ए एंगल 140 डिग्री है तो एंगल एक्स भी कितना बनेगा 140 डिग्री, जस्ट बिकॉज कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब उनका मेजर ऑफ एंगल दोनों का सेम होता है। तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल एक्स और ए वाला एंगल जो हमें पता नहीं था, जो अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया है। तो ए एंगल और ए एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण क्या है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां पे हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x कितना होगा दैट इज 140 डिग्री। x कितना होगा अपना 140 डिग्री और y कितना होगा दैट इज 110 डिग्री। तो इस तरह से हमने अभी सेकंड एग्जांपल कंप्लीट किया। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल क्या है, मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 140 डिग्री and measure of angle y is equal to 110 degree. This will be the answers. So now we will move towards the third example. Now we will see third example. अभी हम third example देखेंगे। third example में क्या दिया है, in the adjoining figure, ये जो फिगर है इसमें लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, लाइन P को लाइन Q पैरेलल है एंड लाइन L पैरेलल टू लाइन M, लाइन L एंड M पैरेलल है, लाइन P एंड लाइन Q पैरेलल है। और अपने को और हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड एंगल A, B एंड C। सो काफी इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी हम जिसे देखते देखते ही सॉल्व कर सकते हैं एक्चुअली। अभी इसमें लाइन P, लेट्स सपोज लाइन P एंड लाइन Q आर पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल है। और लाइन एल इसके लिए क्या हो सकता है, लाइन एल दो अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इसे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइंस को। तो उसे क्या कह सकते हैं हम, उसका दो लाइंस का ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं। सो ट्रांसवर्सल के हिसाब से ट्रांसवर्सल अगर लाइन एल हम कंसीडर करते हैं, लाइन पी एंड क्यू का ट्रांसवर्सल लाइन एल है, तो इसे क्या कह सकते हैं, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, दोनों एंगल्स का अगर मैं इंटीरियर एंगल्स का सम करूं तो क्या होता है, दैट इज 180 डिग्री। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एंगल ए प्लस 180 डिग्री, सॉरी एंगल ए प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज इट इज इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या हो गए, दोनों इंटीरियर एंगल्स हो गए। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स में दोनों एंगल की पेयर जो होती है उन दोनों की सम मिला के कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस साइड में प्लस है, उस साइड में जाते समय क्या होगा, माइनस। सो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज 100 डिग्री। तो एंगल ए कितना होगा, 100 डिग्री, राइट। अभी क्या है, एंगल ए 100 डिग्री, राइट। तो अभी हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट क्या होगा, अगर ए वाला एंगल 80 डिग्री है तो ए वाला एंगल कितना होगा, अगर ए एंगल 80 डिग्री है तो ए एंगल कितना होगा, बट ऑब्वियस 80 डिग्री ही होगा।
क्यों 80 डिग्री होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं। अगर 80 डिग्री है तो इसका वर्टिकली अपोजिट साइड में जो एंगल वो भी कितना रहेगा? 80 डिग्री रहेगा। अगर ए 80 डिग्री है तो एंगल सी और ए एंगल ये दोनों क्या हो गए? अगर मैं लाइन पी को ये दोनों लाइन एल एंड लाइन एम ये दो पैरेलल लाइंस का अगर इसे ट्रांसवर्सल कंसीडर करूं तो ये वाला एंगल एंड लाइन एंगल सी क्या हो गए? एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स। so by using corresponding angle property, by using corresponding angle property, angle C is equal to what? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब उनके मेजर ऑफ एंगल सेम होते हैं। तो ए भी कितना हो गया? 80 डिग्री, राइट। एंगल सी भी 80 डिग्री हो गया। और एंगल सी एंड एंगल बी अगेन एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल, जस्ट बिकॉज अगर ए वाला एंगल लाइन पी एंड क्यू अगर एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है और लाइन एम उसका ट्रांसवर्सल है तो एंगल सी एंड एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब उनका एंगल ऑफ मेजरमेंट सेम होता है। तो देयरफॉर एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी, और वो कितना है? मेजर ऑफ एंगल सी, मेजर ऑफ एंगल बी, वो कितना है? दैट इज 80। B and C, that is 80 degree. एंगल B and एंगल C are 80 डिग्री। तो इस तरह से हमने क्या, जो जो क्वेश्चन में पूछा था, एंगल A हमने फाइंड आउट कर लिया, एंगल C हमने फाइंड आउट कर लिया, एंगल C हमने फाइंड आउट कर लिया, देन एंगल उस हिसाब से हमने एंगल B भी फाइंड आउट कर लिया। सो इस तरह से हम क्वेश्चन 3 सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? जस्ट रीड इट प्रॉपरली। लाइन ए एंड लाइन बी, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी, दिस इज लाइन ए, दिस इज लाइन बी, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज इट्स ट्रांसवर्सल। लाइन एल क्या है? उसकी ट्रांसवर्सल है। तो अभी हमें क्या पूछा है इस एग्जाम्पल में? फाइंड मेजर ऑफ एंगल x, मेजर ऑफ एंगल x, मेजर ऑफ एंगल y, मेजर ऑफ एंगल z। दिस इज सो सिंपल, अभी आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो एज एवरीबॉडी नोज व्हाट वी नो कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है और उसका कोई ट्रांसवर्सल है तो जहां पे ए 105 डिग्री एंड x ये दोनों क्या एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी क्या हो गया? बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी में कॉन्ग्रुएंट एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब उनका एंगल ऑफ मेजर दोनों का सेम होता है। दैट इज देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू
105 डिग्री, बराबर। करस्पॉन्डिंग एंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दैट्स व्हाई एंगल x इज इक्वल टू 105 डिग्री। वन मोर प्रॉपर्टी दैट वी नोज कि क्या एंगल x एंड एंगल y आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल x एंड एंगल y आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। Therefore, measure of angle x is equal to measure of angle y, और क्या है measure of angle x कितना है, that is 105 डिग्री। तो हमें इस तरह से क्या मिल गया, measure of angle y भी मिल गया। Now अभी क्या कौन सा एंगल बच गया, that is angle z। तो एंगल z हमें निकालना है। तो एंगल z कैसे निकाल सकते हैं, तो कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो एक ही स्ट्रेट लाइन है, राइट। ए लीनियर पेयर वाला प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या लीनियर प्रॉपर्टी क्या होता है, लीनियर बाय यूजिंग लीनियर पेयर क्या होता है, दो एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, दैट इज, तो हमें 105 डिग्री पता है, तो खाली कौन सा एंगल बच जाता है, दैट इज एंगल z। तो एंगल z निकालना by using linear pair, by using linear pair by using linear pair 105 degree plus measure of angle z is equal to 180 डिग्री। तो इस साइड में प्लस है, उस साइड में जाते समय क्या होगा, माइनस। तो 180 माइनस 105 कितने बचते हैं, दैट इज 75 डिग्री। तो इस तरह से देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 105 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल y दैट इज अगेन 105 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल z दैट इज 75 डिग्री। इस तरह से हम क्वेश्चन 4 सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ विल सी फिफ्थ एग्जांपल। अभी हम फिफ्थ एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे। इन दी एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में लाइन P पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q, लाइन P पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q, मतलब ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल में है। फाइंड एंगल x, ये वाला जो एंगल दिया है ये हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ मेजर्स गिवन इन फिगर। जो हमें मेजर्स दिए गए उसके अकॉर्डिंग हमें मेजर ऑफ एंगल x निकालना है। तो मेजर ऑफ एंगल x कैसे हो सकता है, अभी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सो लेट्स सी। तो अभी इस केस में लेट्स सपोज ये जो लाइन है इसे अगर हम एक्सटेंड करें तो ये वाला लाइन दो पैरेलल लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। दैट मींस ये वाला लाइन इसका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। कौन से लाइंस का, P एंड L का, राइट। कोई भी लाइन अगर दो पैरेलल लाइंस को दो अलग पॉइंट्स में, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं, उन दो पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये इसे हम ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं, राइट। इन सेम में ये वाला भी लाइन जो है अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं इस तरह से, तो ये क्या होगा, ये लाइन भी ये दो पैरेलल लाइंस को क्या है, दो अलग अलग पॉइंट्स में, ये अलग पॉइंट हो गया, ये अलग पॉइंट हो गया, दो अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, लाइन L एंड लाइन Q का ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। तो बाय यूजिंग डिफरेंट एंगल प्रॉपर्टीज, अभी यहां पे अगर मैं देखूं तो ये क्या बन रहा है, अगर मैं इसे ऐसे कंसीडर करूं तो ये क्या बनता है, Z। दैट मीन्स क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। तो ये मेजर ऑफ एंगल x, इसे मैं क्या करता हूं,
मेजर ऑफ एंगल एक्स को दो अलग अलग इसमें डिवाइड कर देता हूं, एक एंगल ए एंड एक एंगल बी, राइट। मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी, राइट। लेकिन मेजर ऑफ एंगल क्या होगा, बाय यूजिंग कौन सा प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टीज। बाय यूजिंग अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टीज क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल बाय यूजिंग अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब क्या होते हैं, दोनों का मेजर ऑफ एंगल सेम होता है। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। मेजर ऑफ एंगल क्या हो गया फिर 40 डिग्री, राइट। तो उसी तरीके से ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये क्या बनता है, एक उल्टा z बनता है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो मेजर ऑफ एंगल बी भी कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, जस्ट बिकॉज कि दो ये भी अल्टरनेट एंगल्स है। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसका मतलब क्या होता है, दोनों के मेजर ऑफ एंगल्स सेम होते हैं। तो इसका अगर 30 डिग्री तो इसका भी क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यूज अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए कितना हो गया 40 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल बी कितना हो गया, दैट इज 30 डिग्री। तो दोनों को मिला के कितना हो गया 70 डिग्री। तो ये रहा हमारा आंसर। तो मेजर ऑफ एंगल x कितना हुआ 70 डिग्री। इस तरह से अभी हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 किया है। तो प्रैक्टिस सेट 2.3 में सबसे पहला वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ड्रॉ अ लाइन यल, ड्रॉ अ लाइन यल। तो अभी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसका नाम हमने दे दिया यल, राइट। ड्रॉ लाइन यल, लाइन यल ड्रॉ कर ली। टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन। तो पॉइंट ए कहां पे, तो भी हमें आउटसाइड ऑफ द लाइन लेना है। तो अभी मैं इसको नाम दे देता हूं पॉइंट ए, राइट। अभी पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन दे दिया। थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ पैरेलल लाइन टू यल। अभी व्हाट्स द क्वेश्चन, थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ पैरेलल लाइन टू यल। पॉइंट ए से जाने वाली और लाइन यल को पैरेलल होने वाली लाइन अपने को ड्रॉ करनी है। तो इसके बेसिकली दो मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड 1 हम देखेंगे। मेथड 1 क्या होगी, तो अपने पास ये सेट स्क्वायर्स होते हैं, राइट। इसे क्या बोलते हैं हम, सेट स्क्वायर्स। ये होते हैं सेट स्क्वायर्स। तो सेट स्क्वायर्स के थ्रू हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, राइट। ये लाइन ऐसे रखनी है और इसको जो परपेंडिकुलर बना है ऐसे वाला पॉइंट हमें यहाँ पे रखना है, राइट। दो सेट स्क्वायर इस तरह से हमें मैनेज करने हैं। क्या करना है, पहले वाला जो सेट स्क्वायर है वो रखेंगे लाइन यल पे, राइट। इस तरह से हम लाइन यल पे रख लिया। सेकंड सेट स्क्वायर हम कैसे उसे किस तरह से प्लेस करेंगे ताकि वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाए दूसरे को, राइट। और ये होने के बाद ये सेट स्क्वायर निकाल लेंगे, राइट। ये सेट स्क्वायर निकालने के बाद जस्ट इस सेट स्क्वायर से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि पॉइंट ए से जाती है, राइट। और ये लाइन फिर हम एक्सटेंड करेंगे, जो कि कहां से जाती है, ये पॉइंट ए के थ्रू पास होती है एंड विच इज पैरेलल टू लाइन यल, जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं लाइक लाइन यम,
तो इस केस में क्या हो गया, हमने लाइन यल को पैरेलल लाइन यम ड्रॉ की है जो कि पॉइंट ए के थ्रू पास होती है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से हमने अभी ड्रॉ किया है लाइन यल, लाइन यम पैरेलल टू लाइन यल। ये हो गया फर्स्ट मेथड। नाउ अभी सेकंड मेथड हम देखेंगे। सेकंड मेथड क्या होता है, अभी सेकंड मेथड क्या होगी, तो सेकंड मेथड भी हम देख लेते हैं। पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल टू लाइन यल होगी। तो अभी इसमें क्या करना है, हमें या तो सेट स्क्वायर रखो या तो अपने पास एक ये होता है प्रोट्रैक्टर होता है, जिसके हेल्प से हम एक 90 डिग्री पे जाके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली हमने यहाँ पे जो कि पॉइंट ए से जा रही है। सेम परपेंडिकुलर लाइन हम और एक पॉइंट पे निकालेंगे, ये हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से भी ले सकते हैं, ये इसे हम सेट स्क्वायर के हेल्प से भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, राइट। और क्या करना है हमें, जो अपने पास राउंडर होता है, राउंडर मतलब कंपास, जो कंपास होता है उसका एक शार्प एज इस पॉइंट पे रखना है, दूसरा पॉइंट ए पे रखना है। ए डिस्टेंस मेजर करने के बाद उसे दूसरे पॉइंट पे रखना है और वहां से जस्ट एक आर्क प्लॉट कर देना है, राइट। एक आर्क प्लॉट कर देना है। आर्क प्लॉट होने के बाद क्या होता है, आर्क प्लॉट होने के बाद दो लाइंस, दो पॉइंट्स कभी भी एक यूनिक लाइन डिफाइन करते हैं। अगर अपने पास कभी भी दो पॉइंट्स है तो दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन जो होती है वो यूनिक होती है। तो जब मैं ये दो पॉइंट्स ज्वाइन करता हूं, या तो और इसे और एक लैंग्वेज में अगर बोले कि ये दो लाइंस को ज्वाइन करने वाली अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये लाइन क्या होगी, एग्जैक्ट लाइन यल को, ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, राइट। तो इस सेकंड मेथड से भी हम लाइन यम जो कि पैरेलल टू लाइन यल है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या हो गया, लाइन यम, देयरफॉर लाइन यम पैरेलल टू लाइन यल। इस तरह से हम ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, नाउ विल सी सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है अभी इस केस में, ड्रॉ लाइन यल। अभी हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ लाइन यल। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा उस तरह से सेम एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल क्या है, उसी तरह से अपने को सॉल्व करना है, जिसमें हमने लाइन यल ड्रॉ की। अभी लाइन यल ड्रॉ करने के बाद व्हाट दे आस्क्ड टू अस, टेक पॉइंट टी। अभी अपने को क्या करना है, एक पॉइंट टी लेना है आउटसाइड द लाइन, जो लाइन यल से बाहर है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट टी ड्रॉ कर लिया, राइट। पॉइंट टी ड्रॉ करने के बाद एक थ्रू पॉइंट टी ड्रॉ पैरेलल लाइन टू यल। पॉइंट टी से जाने वाली एक पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है, राइट। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेट स्क्वायर के सबसे पहला मेथड 1, जिसमें हम क्या करते हैं, सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। सेट स्क्वायर में क्या किया हमने, ये लाइन यल पे सेट स्क्वायर रख दिया, पहला वाला सेट स्क्वायर। तो सेकंड सेट स्क्वायर क्या करना है, जस्ट उसे परपेंडिकुलर रख के, राइट, इस तरह से परपेंडिकुलर रखना है और ये हटा लेना है। ये हटा के जस्ट इस पॉइंट से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेनी, राइट। ये करने के बाद सेम लाइन को आप बाद में एक्सटेंड भी करवा सकते हो। कैसे, तो इस वजह से आप वो लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो। और ये लाइन कहां से जाती है, पॉइंट टी से पास हो रही है, और ये लाइन यल को क्या है, पैरेलल है, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, लाइन यम, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट मेथड से क्या हो गया,
देयरफॉर लाइन M पैरेलल टू लाइन L। नाउ अभी ये सेकंड एग्जांपल हम मेथड 2 से भी सॉल्व करके देखेंगे। मेथड 2 से कैसे होता है, हमने लाइन L ड्रॉ कर ली, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया था ड्रॉ लाइन L। उसके बाद क्या था, टेक अ पॉइंट T। हमने टी पॉइंट भी यहाँ पे मार्क कर लिया, राइट। पॉइंट T मार्क करने के बाद आउटसाइड द लाइन थ्रू पॉइंट T ड्रॉ पैरेलल लाइन टू L। तो सेकंड मेथड में क्या करते हैं, हम यहाँ से जाने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो या इसमें आप प्रोट्रैक्टर यूज कर सकते हो, जो कि 90 डिग्री से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या आप सेट स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, जिसमें क्या करना होता है आपको, जस्ट एक लाइन आपने यहाँ पे रख ली, राइट। सेट स्क्वायर का एक पार्ट आपने लाइन L पे रख लिया और दूसरा पॉइंट जस्ट जहां से आप लाइन ड्रॉ कर सको, इस तरह से बनाने के बाद आप इसे इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। और आप नॉर्मल स्केल से भी एग्जैक्ट 90 डिग्री परपेंडिकुलर इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको जिस तरीके से चाहे आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, अभी जो पॉइंट T था, पॉइंट T से जाने वाला एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, राइट। अभी सेम वैसे मैंने क्या किया, और एक लाइन ड्रॉ किया, जो फिर से परपेंडिकुलर है, राइट। जो राउंडर होता है, कंपास होता है, उसका शार्प एज मैंने यहाँ पे रखा, डिस्टेंस मेजर किया, सेम डिस्टेंस लेके मैंने उसका एक पॉइंट यहाँ पे रखा और दूसरे लाइन पे भी एक आर्क बना लिया। जो आर्क मैंने यहाँ पे पॉइंट कर लिया। आप घर पे प्रॉपर कंपास या राउंडर यूज करके बना सकते हो। अभी मेरे पास राउंडर नहीं, इसलिए मैंने जस्ट हाथ से मेजर करके बनाया है। तो फ्रेंड्स, अभी दो पॉइंट्स क्या करते हैं, एक यूनिक लाइन डिफाइन करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इससे इन दोनों पॉइंट से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लाइन क्या है, ये लाइन पैरेलल टू लाइन M है, जो हमने अभी, जो कहां से पास होती है, पॉइंट T से पास होती है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर लाइन M पैरेलल टू लाइन L। सो फ्रेंड्स, नाउ विल सी थर्ड एग्जांपल। अभी हम क्या देखेंगे, थर्ड एग्जांपल देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.3 में थर्ड एग्जांपल क्या है, ड्रॉ अ लाइन M। हमने लाइन M ड्रॉ कर ली। अभी ड्रॉ अ लाइन N विच इज पैरेलल टू लाइन M। मतलब क्या है, लाइन N भी ड्रॉ करनी है जो कि लाइन M को पैरेलल है, लेकिन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो हमें क्या करनी है, लाइन M को लाइन N पैरेलल निकालनी है। लेकिन इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या था कि कोई डिस्टेंस अपने को दिया नहीं था, जिसके बेसिस पे हमें वो लाइन ड्रॉ करनी थी। हम कोई भी एक पॉइंट हम आउटसाइड द लाइन फिक्स कर रहे थे और उससे पास होने वाली एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे थे। बट नाउ इन दिस केस व्हाट दे आस्क्ड टू अस कि एक 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अपने को एक लाइन है जो कि ड्रॉ करनी है। लाइन M को पैरेलल लाइन N ड्रॉ करनी है। तो अपना जैसे हमें पिछले दो एग्जांपल्स में किया था, सेम वे से पहला मेथड 1 कौन सा, सेट स्क्वायर वाला मेथड, जिसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेट स्क्वायर मैंने रख लिया, राइट। एक 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस मैंने काउंट कर लिया, जो मैंने यहाँ पे रख दिया। पॉइंट रखने के बाद मैंने दूसरा सेट स्क्वायर लगा लिया, जो इसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। पहला वाला सेट स्क्वायर निकाल लिया और निकालने के बाद मैंने जस्ट इससे पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर ली। और ड्रॉ करने के बाद मैंने ये लाइन, एक जस्ट फॉर आवर रेफरेंस, मैं ये लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। और इसे मैं क्या बोलता हूं कि दिस इज लाइन N। और ये दोनों के बीच वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, दोनों लाइंस के बीच वाला जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली
4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमने थर्ड एग्जांपल भी मेथड 1 से सॉल्व कर लिया। अभी हम क्या देखेंगे, मेथड 2। तो अभी हम थर्ड एग्जांपल मेथड सेकंड से ट्राई करेंगे। मेथड सेकंड से कैसे कर सकते हैं, जो लाइन दी है हमें, लाइन ये हम जो हमने ड्रॉ की हुई उसे हमें पहले सबसे पहले क्या करना होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। तो परपेंडिकुलर हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर हम ड्रॉ कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस बार हम प्रोट्रैक्टर यूज करके देखते हैं, राइट। तो इसमें क्या करना है, हमें जस्ट ये लाइन यहाँ पे जस्ट इस तरह से प्रोट्रैक्टर प्लेस कर देना है, राइट। और इसके 90 डिग्री पे हमें जस्ट मार्क कर लेना है, मार्क करके निकाल लेना है, राइट। तो उसमें से पास होने वाली अपने को जस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन वो कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, तो एक पास होने वाली हमने लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। उसी तरह से हमें एक लाइन और ड्रॉ करनी है, ताकि हमें 2 पॉइंट्स लगते हैं। कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें 2 पॉइंट्स लगेंगे। एक पॉइंट हमें ए वाली लाइन पे मिल जाएगा जो कि परपेंडिकुलर है लाइन एम को। सेम तरीके से अपने को और एक पॉइंट लेना पड़ेगा ताकि हम एक यूनिक लाइन डिफाइन कर सकें, राइट। तो सेम वे से मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद उसे ड्रॉ कर लिया। दोनों लाइंस को मैंने अभी दिखा दिया है। दिखा देने के बाद जस्ट क्या करना है, मुझे जो अपने पास राउंडर होता है, कंपास होता है, उसमें 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करना है। मेजर करने के बाद क्या करना है, उसे सेम तरीके से यहाँ पे रखना है, राइट। रखने के बाद वहां पे एक आर्क ड्रॉ करना है। सेम शार्प पॉइंट यहाँ पे रखना है और जहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं वहां से एक आर्क यहाँ पे भी पंच करना है। तो जैसे ये दोनों आर्क ड्रॉ हो जाए, राइट, जैसे ये दोनों आर्क ड्रॉ हो जाए, आर्क ड्रॉ होने के बाद उन दोनों आर्क्स को खाली हमें क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। दोनों आर्क को ज्वाइन करने से क्या होगा, ये क्या लाइन हो गई एन, और ये दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो गया 4 सेंटीमीटर।